मिजोरम की सभी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। पांचों चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सिवनी में की चुनावी जनसभा। गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष तक बढ़ाने का संकल्प दोहराया। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा अपने बेटे बेटियों को सेट करने में जुटे नेता। अन्य दल भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। दिल्ली में दम घोटू धुंध का कहर जारी। वायु गुणवत्ता की स्थिति बनी हुई है गंभीर। प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक रहेंगे बंद। छठी से 12वीं तक के स्कूल को ऑनलाइन कक्षाएं लेने का विकल्प। और विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की तेज शुरुआत। भारतीय टीम की मुकाबले को जीतकर शीर्ष स्थान बरकरार रखने की कोशिश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। और वहीं छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 7 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में चुनाव में दुर्गम और माओवाद प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि विकास की गति को सिर्फ भाजपा सरकार ही बनाए रख सकती है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पर परिवारवाद, तुष्टीकरण और आदिवासी समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया। परिवारवाद की राजनीति पर उन्होंने कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस घोषणा पत्र पर एक ही परिवार की फोटो है। कांग्रेस की यही नीति रही है कि एक ही परिवार के नाम पर ही सड़क, गली, संस्थान का नामकरण होता आया है। और मध्य प्रदेश में मौजूदा हालात ये है कि यहाँ के परिवार अपने बेटों को सेट करने के चक्कर में मध्य प्रदेश को अपसेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़। और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा। यहां के 2 बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या?
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रभु श्री राम के समय से आदिवासी समाज का उल्लेख है। यह आदिवासी समाज ही था जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बनाया था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे आदिवासी समाज की उपेक्षा आजादी के 5 दशक तक की। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने सुध ली और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए एक मंत्रालय का गठन किया गया। आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को 5 दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने। ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे। हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना। मंत्री अलग बने, डिपार्टमेंट अलग बना, बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गरीब कल्याण के लिए मौजूदा सरकार के प्रयास शौचालय से लेकर गैस चूल्हे तक, घर से लेकर आयुष्मान कार्ड तक कुछ ऐसी योजनाएं बीते 9 सालों में लागू हुई हैं जिन्होंने गरीबों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर गरीबों का पैसा लूटने और राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने दोहराया कि गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 सालों तक जारी रहेगी। कांग्रेस का एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। और इसी के साथ समाचार में अभी रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव में घोषणा पत्र को जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई प्रकार की घोषणाएं की हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का जिक्र किया है। सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा का भी वादा किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के सहयोगी राम भक्तों पर गोली चलवाते थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का निर्माण नहीं कर विवाद खड़ा किया। वो राम भक्तों को पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने तो कहा कि राम हुए भी या नहीं ये हम नहीं जानते। ये लोग भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी? क्या अगर कांग्रेस चाहती
तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में पेंड्रा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने गरीब वंचितों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर खासा ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं पीछे सुनना चाहता हूं, पीछे से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आगे गया है कि नहीं गया है? आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है, वही कल मोदी जी घोषणा करके गए हैं कि अब अगले 5 साल तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जाएगा, ताकि कोई भूखा नहीं सोएगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता को लूटकर अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। हजारों करोड़ का महादेव का घोटाला, ये पैसा आपका है जो आपसे लूटकर कांग्रेस की तिजोरी में भरा जा रहा है। आपके नौजवानों को, बच्चों को सट्टे में, जुए में, शराब के अंधेरे में धकेला जा रहा है। अरे उनका घर टिमटिमा रहा है। इसलिए वो परिवार जो त्रस्त है कांग्रेस से, वो 7 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, लता जी को जिताएंगे और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा ने अपनी 5वीं उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। इस सूची में 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। वहीं 2 उम्मीदवारों के टिकट भी बदले गए हैं। सूची के मुताबिक बेरोजगार युवाओं को एकजुट कर लड़ाई लड़ने वाले युवा उपेंद्र यादव को भाजपा ने मैदान में उतारा है। वहीं कोलायत से टिकट बदला गया है। यहां देवी सिंह भाटी की बहू की जगह उनके पोते को भाजपा ने टिकट दिया है। इसके अलावा जयपुर में वसुंधरा राजे के करीबी बाबू सिंह राठौड़, प्रहलाद गुंजल और विजय बंसल को भी टिकट दिया गया है। इस बार 2 उम्मीदवारों के टिकट भी बदले गए हैं। 12 अटरू में से सारिका चौधरी की जगह राधेश्याम बैरवा को टिकट दिया गया है। वहीं कोलायत सीट से पूनम कंवर भाटी की जगह अंशुमान भाटी को टिकट मिला है। भाजपा ने राजस्थान की 200 में से कुल 197 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब केवल 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का इंतजार है। ये सीटें हैं धौलपुर जिले की बाड़ी सीट और बाड़मेर जिले की बाड़मेर और पचपदरा सीट। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में तैनात महिलाओं कुछ छुट्टियों को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया है। इस प्रस्ताव में महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक नियम बनाया गया है। जारी नियम में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में तैनात महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं के लिए उनके अधिकारी समकक्षों के बराबर मातृत्व, बाल देखभाल और बच्चों को गोद लेने की छुट्टियों के नियमों के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियम जारी होने के साथ सेना में सभी महिलाओं के लिए ऐसी छुट्टियों का अनुदान समान रूप से लागू होगा, चाहे वो अधिकारी हो या किसी अन्य रैंक की। रक्षा मंत्रालय का यह फैसला सशस्त्र बलों में सभी महिलाओं की समावेशी भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नियमों के विस्तार से सशस्त्र बलों से संबंधित महिलाओं की कार्य स्थितियों में सुधार होगा और उन्हें पेशेवर और पारिवारिक जीवन में बेहतर तरीके से संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पर राज्यपाल ने तंज कसा है। राज्यपाल ने तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर किसी को संशय है और वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। संशय जल्द दूर हो जाएगा। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें केरल सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल कई विधेयकों को मंजूरी ही नहीं दे रहे हैं। केरल सरकार का कहना है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास 8 विधेयक लंबित हैं, जिन्हें विधानसभा ने मंजूरी दी है, लेकिन राज्यपाल की तरफ से अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। केरल सरकार की याचिका के आरोप है कि 3 विधेयक तो बीते 2 साल से राज्यपाल के पास लंबित हैं। I have great respect for Honorable Supreme Court. Not just I have, the whole country has. It is like holy cow. So if anybody has confusion in their mind and they go to the Supreme Court, it should be welcomed. Confusion will be removed. दिल्ली में दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती हवा ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए पानी के छिड़काव के लिए कई मशीनें भी तैनात की गई हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल्स को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं कक्षा 6 से 12वीं कक्षाओं के छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। केंद्रीय मंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर बंद हुए स्मॉग टावर पर सवालिया निशान लगाते हुए झूठ बोलकर राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली पोल्यूशन पे मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी डीके मारते थे, बड़े बड़े सपने दिखाते थे दुनिया को। उन्होंने जो 3 स्मॉग टावर लगाए वो पिछले 6 महीने से बंद पड़े। उनमें कितने का घपला हुआ ये देश की जनता को जानना है। वो बड़े आरोप लगाते थे जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी कि पराली जलाते तब जाके यहां पे पोल्यूशन होता है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और दोनों ने अब कौन इसकी गारंटी लेता है पूछिए जरा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल का चेहरा वो बेनकाब हुआ है कि ये झूठ बोलकर जो राजनीति करते थे आज पूरी दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। और इसी के साथ समाचार में अभी रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी इंडस्ट्री के साथ मिलकर बड़ी पहल की है। इस पहल से राज्य के बाराबंकी जिले को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निजात मिली है। जिले में पराली से बायोकंप्रेस्ड गैस का उत्पादन शुरू हो गया है। इस प्लांट के शुरू होने से किसानों की पराली से कंप्रेस्ड गैस का उत्पादन होगा। इससे किसानों की आय के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत बाराबंकी जिले में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा करीब 130 करोड़ की लागत से बायो कंप्रेस्ड गैस यूनिट स्थापित की गई, जिसमें पराली, गोबर और हरे गीले कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्लांट से प्रतिदिन करीब 60 टन बायोगैस का उत्पादन होगा। बाराबंकी के कृषि उप निदेशक श्रवण कुमार ने बताया कि जिले में बायोकंप्रेस्ड गैस यूनिट लगने से खेतों में पराली जलाने की समस्या से अब निजात मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्लांट द्वारा किसानों से 1900 रुपये प्रति टन के हिसाब से पराली की खरीद की जा रही है। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। जिले में अभी 2 सेंटर्स खोले गए हैं, जहां करीब 2300 मीट्रिक टन पराली की खरीद भी की जा चुकी है। आने वाले समय में प्लांट द्वारा सभी ब्लॉकों में पराली क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। रिलायंस बायो एनर्जी ने CBG प्लांट स्थापित किया है देवा रोड पे,
और उसकी लगभग क्षमता हमारी 60,000 टन जैसा उन्होंने बताया है। 2300 मैट्रिक टन के आसपास उन्होंने पराली अपने स्वयं संसाधनों से किसानों के खेतों से इकट्ठा की है। और तीसरा सेंटर वो हैदरगढ़ बना रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, जो एफपीओज हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह भी किया था, जिलाधिकारी महोदय जी के स्तर से भी इसको कहा गया था कि भाई किसान भी इसमें आए, जिससे किसानों को कम से कम एक एंटरप्रेन्योरशिप भी विकसित हो सकती है। जो एफपीओज है या बेलर वाले हैं, ये काम कर सकते हैं और इससे किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है। साथ ही जो पराली जलाने की घटनाएं हैं वो हमारी कम हो सकेंगी। 1900 रुपये प्रति टन के हिसाब से पराली को खरीद कर उसमें बायोगैस प्लांट से बायोगैस बनेगी। तो हम लोगों के लिए जो भी काफ़ी राहत भरा ये कदम जो है उठाया गया है, क्योंकि हम लोगों का पराली का निस्तारण करने के लिए जो समस्या पहले आती थी अब वो नहीं आएगी इस बायोगैस प्लांट लग जाने की वजह से। नई दिल्ली की भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन है। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के समापन सत्र को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहेंगे। इस 3 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आज आखिरी दिन है। इस कार्यक्रम में देश सहित दुनिया भर के खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। और एक बार फिर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों तक बैंकीय सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हिमाचल में प्रधानमंत्री जनधन योजना काफी मददगार साबित हो रही है। योजना के माध्यम से खाता धारक कई वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वित्तीय समावेश के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों व जिन लोगों की पहुंच बैंक तक नहीं है, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जीरो बैलेंस से बैंक खाता खुलवाने का अभियान चलाया गया। हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना के माध्यम से अभी तक 18 लाख लोगों के खाते खुलवाए जा चुके हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति हिमाचल प्रदेश की प्रभारी कुसुम गुप्ता ने बताया कि योजना के शुरू होने के बाद सभी बैंकों ने इस अभियान को मिशन के रूप में लेते हुए लोगों को बैंकों से जोड़ने का कार्य किया है, ताकि लोगों को भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का वित्तीय लाभ सीधे खाते में मिल सके। जनधन योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड 18 लाख के लगभग खाते खोले गए हैं और खाता धारकों को वित्तीय सेवाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, ये नेशनल मिशन तौर के रूप से फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए ये स्कीम जो थी वो 28 अगस्त 2014 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि सभी उन पिछड़े जितने भी लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या जिनका कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राप्त करने के लिए किसी भी बैंक में खाता नहीं है, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है जोड़ने के लिए सभी बैंकों को जो है ये निर्देश दिए गए थे कि सभी उन लोगों के यहाँ पे कैंप लगा के उन लोगों को मुख्य धारा जिसमें हमने फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर चुना है उसमें जोड़ा जाए, ताकि उन लोगों को वो सारी स्कीमों की जो बेनिफिट्स हैं वो प्राप्त हो सकें जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। कुसुम गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जीरो बैलेंस पर खाता खोला जाता है। खाता धारकों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा और 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जा रही है। जनधन खाता धारक अन्य वित्तीय सेवाएं भी इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और मुद्रा योजना शामिल है। इस स्कीम का बेनिफिट ये है कि इन खातों में हम लोग जो है ये खाता खोला जाता है, ये जीरो बैलेंस से खोला जाता है और इसमें जो है ₹1 डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है एलिजिबल अकाउंट्स में, जहां पे उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाता है। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज पहले 1 लाख था और वो अब बढ़कर जो है वो 2 लाख हो गया है।
एक और सुविधा जो है इसमें प्रदान की गई है जिसको ओडी फैसिलिटी बोलते हैं, ताकि लोग अपना जो है छोटा मोटा काम धंधा भी चला सकें। उसको 10,000 का जो है ऋण भी प्रदान किया जाता है बाय वे ऑफ ओडी फैसिलिटी। और कई तरह की और भी ये खाते एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे अटल पेंशन योजना जो है अब व्यक्ति अपना करा सकता है। प्रधानमंत्री जो है जीवन ज्योति बीमा योजना भी इसमें वो कर सकता है, और इसी तरह से वो सुरक्षा बीमा योजना के लिए भी ये अकाउंट एलिजिबल हो जाते हैं। और जो भी मुद्रा स्कीम जो गवर्नमेंट ने लागू की है उसके माध्यम से वो ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना काफी कारगर साबित हुई है, जिसका गरीब तबके के लोग लाभ उठा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। और आइए अब सीधा रुख करते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आप ये गलती मत करना, इतने दिन बाहर रहे सुधर गए होंगे, वो सुधरे नहीं है, उनकी भूख ज्यादा तेज हो गई है। खासकर एमपी के हमारे नौजवान जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे मैं खास आग्रह करूंगा, आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आपने उनका राजकाज देखा नहीं है। जब आप 8-10 साल के थे तब वो थे यहां, आपको उनके खतरनाक खेल का पता नहीं है। जरा अपने परिजनों को पूछना, अपने बुजुर्गों को पूछना, माता पिता को पूछना कि उस समय क्या हाल था, तो आपकी आंखें फट जाएगी। ये कैसा मध्य प्रदेश बना करके रखा था। जनता ने हाथ जोड़ करके कहा भागो यहां से। कांग्रेस युवाओं की दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे साथी हैं, और मैं खास करके हर माता पिता से कहता हूं, वे अपने बच्चों को बिठाएं, और उन्होंने कैसी मुसीबतें झेली थी जरा उनको बताएं तो उनको पता चले, अच्छा ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश में राज करते थे। और इसलिए पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को भी बहुत मदद मिलेगी, वो सही निर्णय कर पाएंगे और वो अपना भविष्य पक्का कर सकते हैं। और नौजवानों, औरों के लिए हो सकता है सरकार बनाने के लिए वोट हो, औरों के लिए शायद 5 साल का हिसाब किताब करने के लिए वोट हो, नौजवानों के लिए तो खुद के 25 साल का भाग्य तय करने के लिए वोट डालना है। आप ऐसी उम्र में हैं, अगर आपका कालखंड डूब गया, आप अगर आज 25 साल के हैं, अगर 5 साल गए, 30 साल के बाद कौन पूछेगा आपको। दोस्तों, मुझे आपकी चिंता हो रही है, कृपा करके आप अपना भविष्य ऐसे हाथों में मत दीजिए जो हाथ बदनामी से भरे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपने नेताओं के विकास की सोची, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये अपना खंडवा जिला है। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, पंचायत से पार्लियामेंट वही लोग थे और कोई झंडा था ही नहीं। हम तो कहीं कोने में पड़े थे, कोई पूछता नहीं था, हम तो दीवार पर भी लिख नहीं पाते थे कि हमारी पार्टी है, ये हाल था हमारा। लेकिन 2014 तक आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मेरा सेवा काल शुरू हुआ, उसके पहले उन्हीं का परचम लहरा रहा था, तो उन्होंने हिंदुस्तान के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया था। इनमें से अधिकतर दुर्गम आदिवासी बाहुल्य जिले थे। हमारा खंडवा जिला भी
कांग्रेस ने उस सूची में डाल के रखा था, पिछड़ा है, उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जीता है। सबका साथ भी लेता है, सबका विकास भी करता है। तो मैं खंडवा के लोगों को ऐसे ही अपने हाल पर कैसे छोड़ सकता था। उन्होंने भले छोड़ के रखा, मैं वो पाप नहीं कर सकता था। मैंने अफसरों से कहा कि खंडवा पर पिछड़ेपन का बोझ नहीं चलेगा, इसलिए हमने खंडवा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला घोषित किया और इसके विकास पर बल दिया। मैं खुद दिल्ली से मॉनिटर करता हूं, आपको जानकर के शायद आश्चर्य होगा। रेगुलर देखता हूं देश में कितने जिले आकांक्षी हैं और उन जिलों में डेली क्या प्रगति हो रही है। मैं खंडवा को भी बहुत बारीकी से नजर करता रहा हूं। साथियों, आकांक्षी जिलों में कैसे काम होता है, ये खंडवा में भी दिख रहा है और मुझे गर्व है। यहां के जो अधिकारियों की टोली मुझे मिली, उन्होंने मेरी इच्छा के अनुसार जी जान लगा दिया काम में, और जो बुरा हाल था उसमें से बाहर लाया हूं और अब नई ऊंचाई पर लेके जाके रहूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। खंडवा की नई पहचान अब देश के बिजली केंद्र के रूप में हो रही है। यहां एशिया का पहला 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यह आपके गौरव में नया इजाफा करने वाला है। बड़ी मात्रा में यहां जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए यहां शिक्षा के अनेक नए संस्थान बने। नंद कुमार सिंह मेडिकल कॉलेज भवन बना है। यहां की संतान, जिसका खंडवा के लोग हमेशा गर्व करते हैं, यहां के संतान किशोर कुमार जी के नाम पर सांस्कृतिक भवन भी बना है। मेरे परिवारजनों, आप सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। ये भी तय है कि तीसरी बार केंद्र में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश का विकास तेज हो सके, इसके लिए मुझे यहां भी स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए, ब्रेक लगाने वाले नहीं चाहिए, रिवर्स गियर लगा के बैठे हुए लोग नहीं चाहिए। मुझे तेज तर्रार भाजपा की सरकार चाहिए ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश के खंडवा में वो एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर से युवाओं को सोच समझकर मतदान करने की बात कही। युवाओं को मतदान करने को लेकर प्रधानमंत्री का इशारा था कि आप जब छोटे थे तब आपने कांग्रेस का कार्यकाल को नहीं देखा है, नहीं समझा है, क्योंकि बीते कई वर्षों से वहां पर भाजपा की सरकार है। लिहाजा उन्होंने उनके माता पिता को से अपील की कि आप अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि कांग्रेस का शासनकाल कैसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि एक समय था जब खंडवा पिछड़े जिले में शामिल था और हमने उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि आकांक्षी जिले में उसको शामिल किया और खंडवा का विकास जो होगा ये मोदी की गारंटी है, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये तमाम सारी ऐसी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही जो कि खंडवा में, चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा वो मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने खंडवा को आकांक्षी जिला घोषित किया और खंडवा की नई पहचान अब बिजली के नए केंद्र के रूप में भी होगी। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।